कैसे हो बच्चों आप सभी। मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज हम आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस करते हैं, यानी आपकी सामाजिक करते हैं और उसका इतिहास का पार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत लेसन जो आपका 12 है वो मैंने आपका करवा दिया था। आज हम लेसन 13 करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने वो लेसन 12th भी नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है। आज हम लेसन 13 शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए मेरे साथ। लेसन का नाम है अक्षत्रिय साम्राज्य, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। प्राचीन काल में दक्कन तथा दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में थे। कौन से काल में? प्राचीन काल में एक तो दक्कन तथा दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में आए थे, ठीक है बच्चों। ये प्रवृत्ति मध्यकाल में भी जारी रही, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति मध्यकाल में भी जारी रही, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक विभिन्नता थी कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत श्रेणी राज्यों की सीमा निर्धारित करती थी, जबकि पूर्व मध्यकाल में इन पर्वत श्रेणियों की उपस्थिति में राज्यों के विस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। हम मध्यकाल की समय अवधि को लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मानते हैं, ठीक है बच्चों। यह समय उत्तर तथा दक्षिण भारत के लोगों के एकीकरण का काल था। आपसी अनंत क्रियाओं तथा संस्कृतियों के आदान प्रदान के फलस्वरूप लोगों के मध्य संयोजन स्थापित हुआ। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन काल में बात कर रहे हैं कि एक तो जो दक्कन है और दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में आए, यानी जो राज्य थे उन्होंने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो ये बातें हैं ये मध्यकाल में भी चलती रही, लेकिन इन बातों में विभिन्नता थी, ठीक है। ये बातें आपस में डिफरेंस नहीं थी, अलग अलग थी। कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत श्रेणी राज्यों की सीमा निर्धारित करती थी। कौन सी? जो विंध्य पर्वत श्रेणी थी वो राज्यों की सीमा निर्धारित करती थी, जबकि पूर्व मध्यकाल में इन पर्वत श्रेणी की उपस्थिति ने राज्यों के विस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, राज्यों का विस्तार होता रहा, ठीक है। इसलिए हम मध्यकाल की समावधि को लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक ही मानते हैं। यह समय उत्तर तथा दक्षिण भारत के लोगों के एकीकरण का काल था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इस समय उत्तर भारत के शासकों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने की इच्छा जागृत हुई, ठीक है। जो उत्तर भारत के शासकों में, जो उत्तर भारत के शासक थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत के शासक गंगा बेसिन में अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। जो दक्षिण भारत के शासक थे वे कहाँ पर? गंगा बेसिन में अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे कि वहाँ तक हमारा क्षेत्र है वो फैल जाए। ब्राह्मणों को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था, यानी लोग उनका सम्मान करते थे ब्राह्मणों का, और उनके प्रभाव निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। लोग दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करते जा रहे थे। और ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में बसने के लिए बुलावा भेजा गया। मतलब ब्राह्मणों का इतना मान सम्मान हुआ, जो उत्तर भारत के ब्राह्मण थे उनको कहा गया कि आप दक्षिण भारत में भी आ जाओ, ठीक है, हम आपको यहाँ भी रहने के लिए स्थान देंगे, ठीक है। तथा उन्हें रहने के लिए भूमि एवं कर के होते हैं, टैक्स होते हैं। जैसे हमने किसी भी कोई वस्तु है 10 रुपये के लिए, अगर उस पर 1 रुपया टैक्स है तो क्या हुआ, हमें वो चीज़ कितने में पड़ी? 10 में पड़ी है, लेकिन हमारे से टैक्स कितना लिया? 1 रुपया, वो आपको पता नहीं चला, ठीक है। जबकि जो रेट था वो था 9 रुपये, लेकिन +1 का क्या हुआ, वो टैक्स लगा, उसको बोलते हैं कर। कर बोलते हैं, कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो ब्राह्मणों का समाज में सामान्य स्थान प्राप्त था। उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे उनको क्या बोला गया कि आप दक्षिण भारत में आ जाओ, और क्या करेंगे हम आपको भूमि भी देंगे और आपको टैक्स से मुक्ति भी देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक आंदोलन प्रभाव में आए, ठीक है। दक्कन, अब हम दक्कन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।
तो पूर्व मध्यकाल के दौरान दक्कन के महत्वपूर्ण राज्य थे। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो राष्ट्रकूट, पहले राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। इस राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, दंती दुर्ग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दंती दुर्ग। कब की गई? 8वीं शताब्दी में। कौन से राजवंश की स्थापना? राष्ट्रकूट की। ठीक है बच्चों, इनका शासन क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र के चारों ओर उत्तर दक्षिणी दक्कन में था। इनकी राजधानी आधुनिक सोलापुर के निकट मालखेड़ थी। तो इनकी जो राजधानी थी राष्ट्रकूटों की, वो क्या थी? मालखेड़, जिसको आज क्या बोला जाता है? सोलापुर। ठीक है बच्चों, इस राजवंश में बहुत से शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत से भी युद्ध किए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उत्तर में कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूटों ने पाल तथा प्रतिहार, ये भी एक राजवंश है जिस तरह राष्ट्रकूट हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने पाल तथा प्रतिहार से कई बार युद्ध किए। दक्षिण में इन्होंने पल्लवों, पांडवों, ठीक है, पल्लवों, पांड्यों तथा चोलों का सामना किया। किन किन का किया इन्होंने? एक तो पल्लवों का सामना किया, पांड्यों का किया और चोलों का। ये भी क्या है? एक राजवंश है। ठीक है, कौन कौन से? पल्लव, पांड्य और चोल। राष्ट्रकूट ने इनका सामना किया। इनके लिए निरंतर युद्ध हुए, हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती गई थी। अक्षीण का मीन क्या होता है बच्चों? कमज़ोर। और अनंतः 10वीं शताब्दी में इनके शासन का अंत हो गया। ठीक है, राष्ट्रकूट कुशल शासक थे, उनका प्रशासन भी उत्तम श्रेणी का था, लेकिन निरंतर युद्ध से इनके संसाधनों पर प्रभाव पड़ा तथा ये प्रजा के कल्याण कार्यों को भली प्रकार नहीं कर पाए। ठीक है, राष्ट्रकूट कला, आर्ट को बोलते हैं हम कला, यानी जैसे लोग कोई चित्र छापते, कोई कुछ करता है, अपनी अलग अलग कलाएं करके दिखाते हैं। किसी को पेंटिंग आती है, किसी को कुछ, है ना, उसको बोलते हैं कला। राष्ट्रकूट कला, वास्तुकला तथा साहित्य के संरक्षक थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा है? कैलाश मंदिर। तथा एलिफेंटा की शिलाकृति गुफाएं इन्हीं की देन है। किन की देन है? जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, किन्होंने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, और एलिफेंटा, ठीक है, ये देखो एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी किसने बनवाई? राष्ट्रकूटों ने। ये आपको याद रखनी है। एलिफेंटा की गुफा किसने बनवाई? एलोरा का मंदिर, कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या किया इन्होंने? विभिन्न संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, जैन धर्म, ये 3 धर्म थे, इनके विकास में भी सहयोग दिया। किन्होंने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है बच्चों, राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषा के विकास पर भी बल दिया है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं यादव के बारे में। नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य क्षेत्र में यादवों का प्रभाव 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहा। तो राष्ट्रकूट के बाद कौन आए? यादव। इनका प्रभाव कब रहा? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहा। इसके पश्चात इनका राज्य खिलजी शासकों के अधिकार में आ गया। ठीक है, तो यादव का जो राज्य था किन्होंने ले लिया? खिलजी शासकों ने। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से सुननी है और याद करनी है। चालुक्य, चालुक्य को उत्तर चालुक्य भी कहते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए, चालुक्यों को क्या कहा जाता है? उत्तर चालुक्य। इनका प्रभाव ऐहोल, बादामी तथा पट्टादल, ये क्या है? पट्टादकल, तो इनमें था। जो चालुक्य, इनका प्रभाव कहाँ था? ऐहोल, बादामी, पट्टादकल, इनमें था। इन स्थानों पर इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो जो चालुक्य हैं यादव के बाद आए, अभी हैं, पहले राष्ट्रकूट आए, फिर यादव आए, अब चालुक्य। तो चालुक्य को उत्तर चालुक्य भी कहते हैं। इनका प्रभाव ऐहोल, बादामी तथा पट्टादकल में था। इन सभी स्थानों पर इन्होंने क्या किया? अनेक मंदिर बनवाए हैं। काकतीय, अब क्या आया? काकतीय। काकतीय राजवंश ने 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य क्षेत्रों में शासन किया। तो जो काकतीय राजवंश है, जैसे राष्ट्रकूट राजवंश था, है ना, इसी तरह काकतीय राजवंश ने 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य क्षेत्रों में शासन किया। ये साहित्य व धर्म के संरक्षक थे। इनके
शासन का अंत दिल्ली सुल्तानों द्वारा पराजित होने पर हुआ। तो इस काकतीय वंश का जो अंत है वो कैसे हुआ? दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने इनको हरा दिया। मार्को पोलो ने इनके राज्य का भ्रमण किया था। मार्को पोलो एक यात्री था, उन्होंने इसका भ्रमण किया था। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, क्या बोला जाता है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तथा इनके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि काकतीय जो शासक थे शैव धर्म, वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म के संरक्षक थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे। कौन? काकतीय वंश। ठीक है, अब बात करते हैं होयसल। इसके बाद क्या आया? होयसल। होयसल ने आधुनिक कर्नाटक में शासन किया। तो होयसल ने कहाँ पर शासन किया था? कर्नाटक के अंदर। 14वीं शताब्दी में अनंत है दिल्ली सुल्तानों ने भी इनको पराजित कर दिया। तो दिल्ली सुल्तानों ने किस किस को हराया? पराजित करने का मीनिंग क्या होता है? हराना। तो काकतीय वंश को हरा दिया और होयसल को। ठीक है, इन सभी को दिल्ली सुल्तानों ने हरा दिया और इनके क्षेत्रों पर शासन कर लिया। ठीक है बच्चों, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं अब। दक्षिण भारत के भी महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक है, तो पल्लव, ये देखो, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन यात्री था। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने पल्लव साम्राज्य का भ्रमण किया। कौन से का? पल्लव साम्राज्य का भ्रमण किया और उनके शासनकाल के बारे में लिखा। अगर क्वेश्चन आ जाए ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। उसने कहाँ का भ्रमण किया यानी दौरा किया? पल्लव साम्राज्य का। और किसके शासनकाल के बारे में लिखा? पल्लवों के शासनकाल के बारे में लिखा। ठीक है, ये रहा देखो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य। पल्लव, इसके बारे में हमने जाना है। पल्लव का दौरा किसने किया? चीनी यात्री ने, ह्वेनसांग ने, और इसके शासनकाल के बारे में लिखा है। जैसे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी जो आपकी 6th क्लास थी, कि पल्लवों पर सातवाहनों का आधिपत्य था। आधिपत्य का मीनिंग क्या हुआ? अधिकार, किसी भी वस्तु पर अधिकार कर लेना। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है कि पल्लवों पर सातवाहनों का आधिपत्य था। ये भी एक राजवंश था। सातवाहनों के पतन के साथ पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जैसे अपने भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था ना, फिर अंग्रेज चले गए, फिर हमने भी अपनी आज़ादी मनाई है ना। तो ऐसे ही सातवाहनों का जब पतन हुआ, क्योंकि जो पल्लव थे इनके गुलाम थे ना, तो ये चले गए और पल्लवों ने अपनी आज़ादी मनाई। ठीक है, इनकी राजधानी कांची थी। तो क्वेश्चन आ जाए, जो पल्लव हैं उनकी राजधानी क्या थी? कांची। ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन टाइप बनते हैं आपके MCQ। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो जो पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, इनकी राजधानी कांची थी। समय के साथ साथ इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हालांकि चोलों, चालुक्यों, चेरों तथा पांड्यों के साथ इनके निरंतर युद्ध होते रहे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा ना हमने ऊपर, चोल, चालुक्य, चेर, पांड्य, ये भी राजवंश थे, है ना। आगे पढ़ते हैं। अनंतः 9वीं शताब्दी में चोलों ने इन्हें पराजित कर दिया और इनके शासन का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे। पल्लवों की कला व वास्तुकला में विशेष रुचि थी। ठीक है, तो पल्लवों की किस में रुचि थी? कला, यानी पेंटिंग वगैरह, चित्र बनाने में, है ना। वास्तुकला में विशेष रुचि थी। महाबलीपुरम में स्थित शिलाकृति मंदिर इनकी ही देन है। तो महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कांची के मंदिरों की शोभा भी बहुत उत्तम है। तो कांची किसकी राजधानी है? पल्लवों की। पल्लवों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कांची को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पल्लवों ने राज्य के अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्रियाकलापों में भी रुचि दिखाई है। उन्होंने मंदिर अनेक क्रियाकलापों के साथ साथ शिक्षा व संस्कृति के केंद्र भी थे। ठीक है, तो इनकी संस्कृति व शिक्षा में भी रुचि थी। मंदिर बनवाए इन्होंने। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है महाबलीपुरम मंदिर, तो ये किसने बनवाया है बच्चों? ये बनवाया है पल्लवों ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पांड्य। ठीक है, पांड्य का शासन क्षेत्र मदुरई के चारों
और के क्षेत्रों में फैला हुआ था। विस्तृत का मीनिंग क्या हुआ? फैलना। तो पांड्यों का शासन क्षेत्र मदुरई, ये ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। मदुरई के चारों ओर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मार्को पोलो जब भारत आया, ये भी एक यात्री था, ठीक है, तो उसने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और इनके बारे में लिखा। इस राजवंश का अंत 14वीं शताब्दी में हुआ। अगर पूछा जाए जो पांड्य राजवंश है इसका अंत कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ऐसी बातें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं इनके बारे में। निम्न के लिए एक शब्द या वाक्य लिखे। एक देश का दूसरे देश पर शासन करने का दिए, ये तो बच्चों ऐसे ही हैं। आगे पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चोलों ने लगभग 4 शताब्दियों तक दक्षिण भारत में शासन किया। ठीक है, तो चोलों ने कितनी शताब्दी तक शासन किया? लगभग 4 शताब्दी तक। कहाँ पर शासन किया? दक्षिण भारत में। इनकी राजधानी तंजौर थी। जैसे जो पल्लव थे उनकी राजधानी क्या थी? कांची। ठीक है, ऐसे ही जो चोल हैं इनकी राजधानी क्या है? तंजौर। वर्तमान में इसका क्या नाम बोला जाता है? थंजावुर। अब तंजौर का नाम क्या हो गया है? थंजावुर। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय 846 से 871 ईस्वी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चोल राजवंश की स्थापना किसने की? विजयालय। किंतु इस राजवंश ने 10वीं शताब्दी में प्रांत का 907 से 955 ईस्वी के नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई। इनका नाम ऊंचा हुआ। फिर कब? 907 से 955 ईस्वी के बीच में चोलों ने राजराज चोल 985 से 1016 तक जिसने शासन किया। राजेंद्र चोल 1016 से 1044 तक के शासनकाल में अत्यधिक ख्याति पाई, यानी प्रसिद्धि मिली इनको। इनका नाम ऊंचा हुआ। प्रांत का के बारे में पढ़ते हैं। प्रांत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपनी कमियों को भली प्रकार जानता था कि उसके अंदर क्या क्या कमी है। उसने पांड्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तथा मदुरई पर कब्जा किया। जब राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया यानी हरा दिया, तब उसने फील किया या अनुभव किया कि वह तभी शक्तिशाली हो सकता है जब उसकी प्रजा संपन्न हो। ठीक है, इसलिए उसने व्यापार तथा कृषि की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। उसने सिंचाई के कार्यों के लिए टैंक बनवाए, बड़े बड़े जो पानी के होते टैंक है ना, और नहरें खुदवाई। ठीक है, किसने? प्रांतका ने। राजराज चोल के बारे में पढ़ते हैं। राजराज चोल एक कुशल सेना नायक व प्रशासक था। तो राजराज चोल क्या थे? कुशल सेना नायक था। उसके पास शक्तिशाली जल सेना थी, थल सेना थी। उसने आंध्र प्रदेश पर कब्जा करके अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार किया। उसके राज्य के व्यापारियों के दक्षिणी चीन तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। इसलिए वह व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी जल सेना को सिलोन कहाँ पर है? श्रीलंका में, वह मालदीव समूह भेजा और तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन वह इन भागों पर अत्यधिक दिनों तक नियंत्रण कब्जा नहीं रख सका। पश्चिमी एशिया से व्यापारी भी उसके राज्य में व्यापार करने आए। उनमें से अनेक व्यापारियों ने उसके राज्य की स्थानीय स्त्रियों से विवाह कर लिया और यहीं बस गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं राजेंद्र चोल के बारे में। राजराज चोल का उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा राजेंद्र चोल। ठीक है, राजराज का बेटा कौन है? राजेंद्र चोल। उसने अपने पिता के क्षेत्र विस्तारवाद नीति का अनुसरण किया कि अपने राज्य को फैलाओ, है ना। उसने चेरा चालुक्यों को हरा दिया और उत्तर की ओर खदेड़ दिया, भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं। उसने गंगा नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में पालों को पराजित किया। इस विजय के पश्चात उसने ये क्या है? गंगेकोड़ चोल, गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की। उसने अपनी राजधानी तंजौर को गंगेकोड़ चोलपुरम या गंगा के विजेता का नगर नाम दिया। भाई जो हमने गंगा के जो निकट है क्षेत्र इनको ले लिया है। पिता की भांति राजेंद्र चोल के पास भी एक शक्तिशाली जल सेना थी, जैसे इसके बाप के पास थी, इसके पिताजी के पास थी। ठीक है, थल सेना और जल सेना, 2 सेना थी। वह भारतीय व्यापारियों के दक्षिणी चीन तथा अन्य दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करना चाहता था।
जिसके लिए उसने दक्षिण पूर्व एशिया में एक साहसिक अभियान चलाया। भारतीय जहाज़ों को मलक्का के जलद मरुमदा के माध्यम से गुजरना पड़ता था, ठीक है, जहां उन्होंने श्रीविजय, वर्तमान क्या बोलते हैं इनको, मलाया प्रायद्वीप व सुमात्रा का द्वीप, ठीक है, के स्थानीय लोग पकड़ लेते थे। यहाँ भारतीय व्यापारियों को श्रीविजय के व्यापारियों द्वारा परेशान किया जाता था। इस स्थिति से निपटने के लिए राजेंद्र चोल ने अपनी नौसेना का बेड़ा श्रीविजय भेजा और वहाँ के शासक को पराजित किया। इन देशों के साथ व्यापार ने उसके राज्य को शक्तिशाली व समृद्ध बना दिया। उसका नाम हुआ फिर ऊंचा। चोल राजवंश के उत्तराधिकारी शासक पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर युद्ध करते रहते थे, जिस कारण धीरे धीरे चोल शक्तिहीन होते गए, यानी उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई और अंततः 13वीं शताब्दी के अंत में इस राजवंश का पतन हो गया। ये देखो, ये रहा राजराज चोल, ठीक है, कौन है ये, राजराज चोल, और इसका बेटा कौन है, राजेंद्र चोल, ठीक है, जिसके पास भी सेना थी, है ना। अब इनके प्रशासन के बारे में बात करते हैं। चोलों ने अपने राज्य को मंडलम राज्यों में तथा मंडलमों को वालानाडुओ जिलों में विभाजित कर दिया, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाडु, जैसे अपना गांव है ना, हम अपने को क्या बोलते हैं कि हम पुंडरी गांव के हैं या अरसिंहपुर के कहीं के भी हैं ना, तो ऐसे। तो प्रत्येक ग्राम में उर्व सभा थी जो स्थानीय सरकार का रूप थी। ये समितियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, उर्व ग्राम सदस्यों की एक सामान्य सभा थी, जबकि सभा पुरुष सदस्यों की समिति थी। सभी सभा ग्रामों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती थी। जैसे अपनी पंचायत नहीं होती है वही, तो पंचायत अगर कहीं भी किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ये उनका निपटारा करती है ना। तो जो सभा थी, मीटिंग थी, जो गांव के सभी कार्य थे उनकी जिम्मेदारी लेती थी, जो वो उसी समितियों द्वारा संचालित की जाती थी। जैसे सिंचाई के लिए सिंचाई समिति, सड़क निर्माण के लिए सड़क समिति आदि। कुछ मुख्य नगरों जैसे तंजौर, कांची, गंगेकोट, चोलपुरम आदि का प्रशासन सीधा केंद्र शासन के अंतर्गत था। संपूर्ण प्रशासन राजा के नियंत्रण में था, क्योंकि सारा कुछ कौन संभालता है, राजा ही संभालता है, या गांव में सरपंच है उसके हाथ में होता है ना। जो मंत्री परिषद तथा मुखिया पुजारी के सहयोग तथा सलाहों के साथ कार्य करता था। राजा उनकी सलाहों के जो सलाह देते थे उनके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था। भाई अगर वो सलाह देंगे तो, लेकिन वो अपनी मनमानी से भी काम कर सकता था, लेकिन वह उनके विचारों का सम्मान करता था। भाई ठीक है, माननी भी चाहिए किसी की बात, है ना। वह राज्य प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अधिकारों को अधिकारी पटक्रम को सौंपता था। वे अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तियों के नाम लिखकर एक कटोरे में डाल देते थे, है ना, और आंखें बंद करके उनमें से एक व्यक्ति का नाम निकालते थे। जैसे हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं, वही ठीक है, तू पर्ची इनको निकाल, जो भी आएगा वही तुझे करना पड़ेगा, है ना। तो यह प्रणाली शासनकाल के दौरान ग्राम समितियों के नेताओं के चुनाव के लिए अपनाई जाती थी, ठीक है। जैसे कोई इलेक्शन होता है, उसमें दोनों की 500 वोट आ गई, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा तो उनको दो पर्ची दी जाती हैं, ठीक है, एक हार की एक जीत की। अगर उसने हार वाली उठा ली एक ने तो हार जाएगा, अगर उसने जीत वाली उठा ली तो जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता था, है ना। तो फिर क्या हुई, प्रणाली कुदावोलाई कहलाती थी, ठीक है। नाम लिखने के लिए कागज़ के स्थान पर वृक्षों की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, वृक्षों की पत्तियों पर लिखते थे। अब बात करते हैं समाज की। चोल समाज में पुजारी, व्यापारी तथा कृषक, जो किसान हैं, वो सम्मिलित थे। व्यापारियों ने इन्हें समृद्ध बना दिया था। व्यापारियों ने संघ बैंक का निर्माण किया था। संघ मतलब समूह, जहाँ वे बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए अपने संसाधनों को साझा करते थे। कृषकों को कृषि व सिंचाई के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। पुजारियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और उनके लिए टैक्स देना भी आवश्यक नहीं था। जैसे ब्राह्मणों को बोल दिया था ना कि आप उत्तर से दक्षिण में आ जाओ, आपके लिए कोई टैक्स नहीं, आपको भूमि भी देंगे, है ना।
समाज में कुछ निम्न वर्ग के लोग भी थे, जो नीचे लोग हैं, और उनके प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत उस टाइम चलन में थी, है ना। इसके अतिरिक्त बहुत सी सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, ये तो आज भी है ना। तो हमें दहेज प्रथा में विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जिसकी भी बेटी होती है वही उसका सबसे बड़ा दहेज होती है, क्योंकि माँ बाप के लिए जो उसकी बेटी होती है वही उसके लिए सबसे बड़ा दहेज होती है, वही उसके दिल का टुकड़ा होती है। इसलिए हमें सभी की लड़कियों का मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी से दहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लो कि हमने दूसरों की लड़कियों का मान सम्मान करना है। जैसे हमारी बहनें हैं ऐसे ही औरों की बहनें भी हमारे घर आती हैं, तो उनका भी मान सम्मान करो, ठीक है बच्चों। तमिल क्षेत्रों में कृषि विस्तार। चोल शासकों ने यह अनुभव किया कि यदि वे अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी प्रजा को समृद्ध यानी बढ़ाना होगा, अच्छी तरह से उनका नामकरण चलाना होगा। अनंतर उन्होंने अपना ध्यान कृषि व व्यापार की ओर केंद्रित किया। वनों व बंजर भूमि सहित उन्होंने बहुत से भूभाग का उपयोग कृषि के लिए किया। उन्होंने सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत सी नहरें व तालाब खुदवाए, ठीक है। उस समय मंदिर अत्यधिक धन संपन्न थे। अनेक उनके धन संसाधनों का प्रयोग सिंचाई प्रयोजनों का पूरा करने के लिए किया जाता था, यानी मंदिरों में जो भी दान पैसा आता था उनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। भाई कहीं पर टैंक बनवाने हैं, तालाब खुदवाने हैं, वहाँ पर उनका पैसा लगता था, जो भी आता था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं हो, ऐसे लोगों को दी जाती थी जो उस पर कृषि करने को सहमत है। प्रजा की समृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिस कारण और अधिक भूमि खेतों के अंतर्गत ली गई। पूर्व उपलब्ध भूमि से और अधिक उत्पादन के प्रयास भी किए गए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा भूमि दी जाए लोगों को और वो खेती करें, है ना, और अपनी आजीविका अच्छी तरह से चलाएं। कृषि विस्तार के साथ साथ हस्तकलाओं, ठीक है, यानी मशीनी अपने हाथ से कुछ भी काम करो, ठीक है। उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया। आबादी बढ़ने के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ा। मसालों व अन्य उत्पादों की दूसरे देशों में अधिक मांग थी। किन किन की? मसाले और जो भी कुछ अन्य उत्पाद बनते थे उनकी दूसरे देशों में अधिक मांग थी, इसलिए व्यापारी भी अपनी आय का एक हिस्सा कृषि पर खर्च करने लगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं नए सिद्धांत। चोल राज्य में जनसंख्या मुख्य रूप से हिंदू थी, ठीक है। जो दो संप्रदाय कौन कौन से में बट गई? अलवर और नयनार। ये अलवर नयनार कौन थे? अलवर तो वो थे जो भगवान विष्णु के भगत थे। नयनार किनको कहा जाता था? जो भगवान शिव के शिष्य थे या उनके भगत थे। तो इस समय भक्ति नामक नया सिद्धांत भी अस्तित्व में आया, ठीक है बच्चों। तो भक्ति शुरू हुई। फिर अलवर किनको कहा जाता है? भगवान विष्णु के उपासक जो उनकी सेवा करते हैं। नयनार जो भगवान शिव के शिष्य हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस समय भक्ति नामक नया सिद्धांत भी अस्तित्व में आया, जिसने लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाई। ये कौन है? रामानुज जी और ये शंकराचार्य, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का भक्ति को आगे बढ़ाया, ठीक है। और ये क्या है? बद्रीनाथ मठ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो भक्ति से क्या हुआ? लोगों में निस्वार्थ प्रेम और लोगों के प्रति दया की भावना उत्पन्न हुई। रामानुज, ठीक है, वह महादेव इस सिद्धांत के समर्थक, यानी उन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। शंकराचार्य ने अद्वैत के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा? शंकराचार्य ने ईश्वर एक है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। जिसको ज्ञान हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति कर ही लेता है फिर, है ना। तो शंकराचार्य ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया, सारे देश में घूमे हुआ, है ना। और भारत की चारों दिशाओं में 4 शिक्षा केंद्र व तीर्थ केंद्र, तीर्थ जहाँ पर हम घूमने जाते हैं ना, उनको बोलते हैं तीर्थ केंद्र। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रीनगेरी, पश्चिम में द्वारका तथा पूर्व में पुरी की स्थापना की। किन्होंने? शंकराचार्य जी ने। कहाँ कहाँ? उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रीनगरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी की स्थापना की। ये आज भी धार्मिक ज्ञान व तीर्थ के केंद्र हैं, लोग आज भी देखने जाते हैं, है ना। इन समय का एक अन्य सिद्धांत लिंगायत था। इसके समर्थक बसव थे, बसव।
इन्होंने शिवलिंगम भगवान शिव के लिंग की अर्चना करने की शिक्षा प्रदान की। ठीक है, ये सिद्धांत आज भी भारत में प्रचलित हैं, वह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। साहित्य, शिल्प कला तथा वास्तुकला। चोल शासकों ने जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं की ओर ध्यान दिया था। ठीक है, साहित्य, चोल काल का जो साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। संस्कृत के बहुत से लेखों का वहाँ की जन साधारण भाषा तमिल में रूपांतरण किया गया। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। इन लेखों में रामायण, महाभारत, अन्य पुराण सम्मिलित थे। नन्या ने महाभारत के कई भागों का तमिल रूपांतरण किया है, यानी तमिल भाषा में उसको समझाया है। तमिल व कन्नड़ में मूल साहित्य भी लिखे गए। पंपा, पोन्ना व रन्ना कन्नड़ के 3 प्रसिद्ध कवि थे। कौन कौन से? पंपा, पोना व रन्ना। ये कवि कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि 3 रत्न है ना, 3 कवि हैं। लिंगायत का सिद्धांत लोगों में बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि इसकी शिक्षा जनसाधारण की भाषा में दी गई थी, जिससे आम लोगों को समझ में आ सके। इन क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप तमिल, कन्नड़ तथा तेलुगु भाषाओं का विकास हुआ। शिल्प कला के बारे में पढ़ते हैं। चोल शासन काल के दौरान शिल्प कला की एक समृद्ध परंपरा का पालन किया गया था। पत्थरों व कांसा नामक धातु से देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, है ना। जैसे ये बनी हुई है नटराज की, आपने किसी के घर देखी भी हो या कई फिल्मों में देखी हो नटराज की मूर्ति। जो भी नृत्य वगैरह करते हैं वो अपने पास इसकी मूर्ति रखते ही हैं, नटराज की, है ना। तो ये कांसे की मूर्ति है। कौन सी धातु की? कांसे की। ठीक है, तो ये बातें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। शिल्प कला। चोल शासन काल के दौरान शिल्प कला की एक समृद्ध परंपरा का पालन किया गया था। ठीक है, यानी अलग अलग तरह से डिजाइन करना, उसको बोलते हैं शिल्प कला। पत्थरों व कांसा नामक धातु से देवी देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ी जाती थी। नटराज की कांस्य मूर्ति भगवान शिव नृत्य करते हुए, है ना, दिखाए गए ना, शिल्प काल का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर सामाजिक क्रियाकलापों के केंद्र थे, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। व्यापारी जन सामान्य के साथ साथ राजा भी बड़ी धनराशि मंदिरों को दान करते थे। भाई मंदिर अच्छे से अच्छे बने, है ना, तो राजा भी बहुत सारा दान करते थे, जिसके फलस्वरूप मंदिर संपन्न होते गए। ठीक है, मंदिरों में महंगी से महंगी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। इन मंदिरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था व अन्य सामाजिक क्रियाकलापों का दान दिया जाता था। भाई जो भी मंदिर में दान होता था उनसे सिंचाई का भी काम चल जाता था लोगों का, है ना। प्रारंभ में साधारण व छोटे होते थे, जिनमें कक्ष होता था। बाद में जब मंदिरों में अन्य सामाजिक कार्य संपन्न किए जाने लगे, तब इनका निर्माण बड़े क्षेत्रों में बहुत से कक्षों व अन्य सुविधाओं के साथ किया जाने लगा। मुख्य देवता की मूर्ति को मध्य कक्ष में रखा जाता था। ठीक है, तो मुख्य देवता की मूर्ति को मध्य कक्ष में रखा जाता था, यानी बीच में, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, गर्भगृह का प्रवेश एक बड़े हॉल से होकर जाता था, जिसे मंडप कहते थे। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर होता था। मंदिर को संपूर्ण क्षेत्र ऊंची व सजी हुई दीवारों से घिरा होता था। ठीक है, मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी, यानी कुछ लिखा गया था, जिसे देवी देवताओं के चित्रों से सजाया गया था। महाकाव्यों के दृश्यों को भी दीवार पर चित्रित किया गया था। ठीक है, दीवारों पर उनको छापा गया था। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ऐसे बनाए गए थे। अब पढ़ते हैं उनकी शिक्षा की बात। जो मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, पुजारी का मुख्य कार्य क्या था? बच्चों को शिक्षित करना। ठीक है, इन मंदिरों में पढ़ाए जाने वाले विषय भाषा, साहित्य, गणित, धर्म आदि थे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। जो मुझसे नए जुड़े हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास ऐसे ही रोज़ाना वीडियो आती रहे आपकी क्लास की। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है।